ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग आरआरबी जेई से रिलेटेड जो भी आपका साइंस का क्वेश्चन था उसको देखे थे, ठीक है। उसमें हम लोगों ने सेट फर्स्ट जो है उसको कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, उसको नहीं देखे हैं, तो आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको आरआरबी जेई का जो प्लेलिस्ट है तो उसमें आप जाएंगे तो उसको आसानी से कल वाला जो हम लोगों ने प्रैक्टिस यहाँ पे क्वेश्चन को पेपर को जो देखा था उसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो एएलपी टेक्नीशियन का चाहे प्रैक्टिस सेट हो या प्रीवियस ईयर का पेपर हो, उसको वो भी आपका प्लेलिस्ट में उसको चाहें तो जाके देख सकते हैं। ग्रुप डी का भी हम ऑलरेडी करा चुके हैं, ठीक है। रीजनिंग का भी कुछ पार्ट हम लोग वहाँ पे कराया है, ठीक है। तो चाहें तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेट 2 हमारा आज होगा रेलवे जेई से रिलेटेड, ठीक है। और ये 2019 का आपका जो पेपर है वही आपका है, ठीक है। तो आरआरबी जेई जूनियर इंजीनियर स्टेज फर्स्ट सीबीटी एग्ज़ाम जो है इसको यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपका यह पूछा गया है, ये है आपका कि निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है, ठीक है। कि किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो आपके पूरे जो एलिमेंट दिया गया ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ठीक है। ये सब क्या होते हैं आपके हैलोजन फैमिली के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। हैलोजन फैमिली, ठीक है। हैलोजन फैमिली के ये सब आपके क्या होते हैं, ये आपके एलिमेंट होते हैं, ठीक है। जैसे आपका क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, एक होता है एटी है, इसको क्या बोलते हैं एस्टेटीन बोलते हैं, ठीक है। टाइन, ठीक है, इसको ये बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको जो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, देखिए इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा पॉइंट का जो है अप्रॉक्स लेकर आप चलेंगे तो याद रखने में आसानी रहती है। देखिए इसका आपका होता है 3.98 के समथिंग होता है, तो इसको क्या करेंगे डायरेक्ट आप 4 ले लेंगे, ठीक है। इससे 0.5 इससे कम कर लेंगे, इसको 3.5 कर लीजिएगा, ठीक है। इसका क्या होता है आपका 3 होगा, इसका क्या हो जाएगा 0.5 कम करेंगे तो ये 2.5 होगा, ये 2.2 के समथिंग होता है, लेकिन इसको 2 आप चाहें तो रख सकते हैं। तो इस तरह से आपके जो हैलोजन फैमिली होता है, तो पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक किसकी होगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखेंगे तो कितना है, ये आपका 4 है फ्लोरीन का, ठीक है। फ्लोरीन का जो है 4 यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है फ्लोरीन ये हो जाएगा, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये आपका फ्लोरीन 9 नंबर का होता है और इसका 18 हो जाएगा एटॉमिक वेट, ठीक है। और क्या यहाँ पे बता देंगे पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ठीक है, पी ब्लॉक का, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो इसका सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता किसका होगी, फ्लोरीन की, ठीक है। ये आपका इस तरह से होता है, ठीक है, चाहे इसको याद कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ये आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। सिट्रिक अम्ल सर्वाधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है, ये आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे पूछ रहा है कि सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है, तो ये जो आपका होता है सिट्रिक एसिड, ये आपके खट्टे फलों में होता है, ठीक है। खट्टे फल में ये आपका होता है, ठीक है। तो खट्टे फल में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे ये आपका नींबू है, ये आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। खट्टे फल नींबू जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा खट्टे फल। एक चीज़ और होता है यहाँ पे, ये सिट्रिक एसिड था, इसी तरह से होता है मैलिक एसिड, ठीक है, होता है यहाँ पे मैलिक अम्ल होता है, ठीक है। मैलिक एसिड ये आपका किस में पाया जाता है, सेब में पाया जाता है, ठीक है। इसी तरह से होता है टार्टरिक एसिड, ठीक है, टार्टरिक एसिड इसको अम्ल बोलते हैं, ये आपका किस में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है, ठीक है। ये इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। तो इसको भी याद रखेंगे, ये भी आपको चाहें तो पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। इसको भी आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपको पूछा गया था सिट्रिक एसिड के बारे में, तो नींबू में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें से है कि इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है, ठीक है। तो विषाणु जनित रोग में बहुत सारे रोग होता है, जैसे मान लीजिए आपका क्या होता है एड्स होता है, ठीक है, एड्स होता है। उसके बाद से ये आपका एक तो ये जो आपका है विषाणु जनित रोग, ये आपका खसरा भी उसी में आता है, खसरा, ठीक है, खसरा आता है। एक होता है आपका यहाँ पे गलसुआ आता है, ठीक है, गलसुआ भी यहाँ पे आता है, ठीक है। एक और आता है यहाँ पे उसको, ठीक है, ये आपका जुकाम भी इसी में आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो होता है ये सब क्या होते हैं विषाणु जनित रोग होते हैं, ठीक है। और ये जो आपका किस रोग के वजह से होता है, किस वहाँ पे वायरस की वजह से, तो या फिर HIV वायरस की वजह से होता है। खसरा जो होता है, जैसे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो खसरा जो यहाँ पे आपका होता है, इसका जो वायरस होता है ये मोरबोली होता है, ठीक है, मोरबोली वायरस की वजह से ये आपका खसरा रोग यहाँ पर होता है। इसी तरह से आपका गलसुआ है, तो गलसुआ किससे होता है, मम्पस वायरस की वजह से होता है, ठीक है, मम्पस वायरस, ठीक है।
यहाँ पे गलसू हुआ। इसी तरह से आपका जुकाम है, तो जुकाम जिस वायरस से आपका होता है, आपका किससे होता है, राइनो वायरस की वजह से होता है, ठीक है, राइनो वायरस की वजह से ये आपका होता है, ठीक है, राइनो वायरस यहाँ पे होता है जुकाम, ठीक है। तो यही चीज़ आपको पूछ रहा था, जो ये खसरा होगा, ठीक है, ये आपका क्या होगा, विषाणु जनित रोग होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का एक सह उत्पाद है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है कि साबुन का सह उत्पाद ब्यूटेन है, ग्लिसरीन है, इथाइलिन ग्लाइकॉल है, ठीक है, आइसोप्रोपेन है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्लिसरीन, ठीक है। जो ग्लिसरीन होता है ये साबुन का क्या होता है, सह उत्पाद होता है। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो साबुन आपका होता है किसका मिक्सर होता है, साबुन जो होता है किसका मिक्सर होता है, तो ये आपका पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम और प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये आपका सोडियम, ठीक है। इसका क्या होता है, आपका सॉल्ट होता है, ठीक है, लवण होता है, ठीक है। यहाँ पे और क्या मिला, इसमें मिला होता है, इसमें जो आपके वसीय अम्ल होते हैं, ठीक है, वसीय जो अम्ल होता है इनका क्या होता है, ये आपका मिक्सर होता है, इनका आपका मिक्सर होता है। वसीय अम्ल का सोडियम पोटेशियम के लवण और वसीय अम्ल के जो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका मिश्रण होता है, ठीक है, साबुन, ठीक है। तो इसको यहाँ पे याद रखेंगे किस तरह से, ये सोडियम है, पोटेशियम है, इनके लवण होता है और वसीय अम्लों का मिक्सर होता है साबुन, ठीक है। तो इसको यहाँ पे याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो आपका जो ये ग्लिसरीन होगा इसका आंसर हो जाएगा ग्लिसरीन, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि दो सतहों के अनियमितताओं का क्या होता है जब स्थैतिक घर्षण का कारण बनता है, ठीक है। तो स्थैतिक घर्षण का कारण यहाँ पे क्या बनेगा, इंटरलॉकिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में पिछले सेट में भी देख चुके हैं कि इंटरलॉकिंग जो होता है वो दो सतहों के अनियमितताओं का जो है यहाँ पे स्थैतिक घर्षण का कारण बनता है, इंटरलॉकिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अघुलनशील लवण बनते हैं, ठीक है, अघुलनशील जो घुलता ना हो, ठीक है। तो अघुलनशील लवण वहाँ पे क्या बनेगा, आपका अवक्षेप अभिक्रिया जो होती है उसमें क्या होता है, अघुलनशील लवण बनेगा। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर जो डी है अघुलनशील, यहाँ पे अवक्षेप अभिक्रिया में अघुलनशील लवण बनते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक आपका रिएक्शन है AgNO3, इसका जब रिएक्शन आप KCl पोटेशियम क्लोराइड से कराएंगे तो क्या बनेगा, AgCl बनता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। तो ये जो आपका होता है ये क्या होता है, अवक्षेप, यहाँ पे ये आपका बनता है प्रिसिपिटेट, ठीक है। तो ये अवक्षेप अभिक्रिया में होता है, जब एक रासायनिक प्रतिक्रिया में क्या होता है, दो यहाँ पे यौगिक मिलके आपके यहाँ पे बॉन्ड बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक अघुलनशील यहाँ पे आपका जो है लवण बनता है, जो कि क्या होता है यहाँ पे अवक्षेप अभिक्रिया में ये होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा अवक्षेप अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया कि कोई पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो कोई ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लिए बगैर आपको क्या कहता है, अभिक्रिया गति को बढ़ा देता है, उसको क्या कहते हैं, कैटलिस्ट, उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, कोई भी अभिक्रिया है उसके जो है अब उसकी गति को बढ़ा देता है, घटा भी सकता है, या स्वतः ही जो उसका अभिकारक है वो खुद ही क्या करता है, ये कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक है। ऐसे भी कई सारे रिएक्शन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका उत्प्रेरक। तो यहाँ पे ये तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो आपका क्या हो जाएगा, ये होता है आपका धनात्मक उत्प्रेरक, ठीक है, धनात्मक यहाँ पे कैटलिस्ट होता है, ठीक है। एक होता है आपका दूसरा जो होता है ये ऋणात्मक होता है, ठीक है, ऋणात्मक यहाँ पे आपका क्या होता है, कैटलिस्ट होता है। तीसरा जो होता है ये स्वतः उत्प्रेरक होता है, ठीक है, स्वतः उत्प्रेरक मतलब स्वतः कैटलिस्ट होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका तीन, मतलब तीन इसमें कंडीशन, उत्प्रेरक तीन तरह के होते हैं। इसमें क्या होता है धनात्मक उत्प्रेरक में कि कोई उत्प्रेरक ऐसा जो क्या करता है उसके रिएक्शन की गति को तेज कर देता है, गति को बढ़ा देता है, ठीक है। ऋणात्मक क्या करता है, घटा देता है। इसमें क्या होता है स्वतः में कि इसमें अभिकारक जो होता है, ठीक है, अभिकारक जो होता है खुद ही वहाँ पे उत्प्रेरक का काम करता है, ठीक है। तो इस तरह के आपका स्वतः यहाँ पे जो होगा ये रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। जो अभिकारक होता है खुद ही यहाँ पे आपका जो है उत्प्रेरक का काम करता है, ठीक है। तो ये आपके तीन तरह के उत्प्रेरक थे यहाँ पे कैटलिस्ट के बारे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है जो गति को बढ़ा देता है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें किस प्रकार झुकेगी, ठीक है। हवा से कांच के मतलब प्रिज्म के बारे में वो कह रहा है। इसको हम लाइट चैप्टर में अच्छे से देखे थे। ये आपका प्रिज्म है, ठीक है, ये आपका प्रिज्म है। तो ये आपका एयर है, इधर से आपका जो है यहाँ से आपका जो प्रकाश की किरणें है ये आपका प्रवेश करेगी, ठीक है। जो प्रकाश की किरणें है ये आपके क्या करेगी, प्रवेश करेगी। तो ये क्या करती है, जब प्रिज्म में जाती है तो थोड़ा सा ये क्या होती है, झुक जाती है, ठीक है, इधर से झुक जाती है और फिर क्या होती है, फिर इधर से इस तरह से जाती है, ठीक है।
इधर से मतलब इधर झुकेगी फिर इधर जाएगी, यानी कि जब अंदर प्रवेश करेगी तो थोड़ा सा क्या होगी, झुक जाती है, और जब बाहर जाएगी तो इससे क्या हो जाती है, अविलंब से थोड़ा सा दूर जाती है। तो ये आपको कह रहा है कि हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करता है, हवा से कांच में अविलंब से थोड़ा सा क्या होती है, अविलंब की ओर ये झुक जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, अगर अविलंब से दूर होता है, यहाँ पे मतलब पूछता कि प्रिज्म से बाहर जाती है हवा में तो क्या होता है, तो अविलंब से दूर हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हवा से प्रिज्म की बात कर रहा है कि हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करती है तो आपका अविलंब की ओर यहाँ पे झुक जाती है। ठीक है, इसको हम लाइट चैप्टर में भी देखे थे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ है कि बच्चों का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, तो बच्चों का जो लिंग होता है किसके द्वारा निर्धारित होता है, यहाँ पे गुणसूत्र दे। ठीक है, गुणसूत्र। और मनुष्य में जो आपके गुणसूत्र होता है, मनुष्य में जो आपके गुणसूत्र होते हैं ये कितना होता है, 23 जोड़े यहाँ पे आपके गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 23 जोड़े। और जो यहाँ पे गुणसूत्र जो होता है वो आपका क्या होता है, जो पिता के गुणसूत्र होता है उससे आपका जो बच्चों का लिंग होता है उससे यहाँ पे निर्धारित होता है। जो पिता का यहाँ पे गुणसूत्र होता है इससे आपका क्या होता है, इसका जो है यहाँ पे निर्धारित होता है। ठीक है, ये होता है निर्धारित। ठीक है, पिता के गुणसूत्र जो होता है के आधार पर बच्चों का लिंग यहाँ पे निर्धारित होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि बच्चों का लिंग किससे निर्धारित होता है, तो ये गुणसूत्र से यहाँ पे निर्धारित होता है। ठीक है, इसको याद यहाँ पे देख लेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है। ठीक है, तो पीलिया है, गठिया है, इसके बाद से आपका छोटी माता है, मलेरिया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। सबसे फेमस क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर डी, मलेरिया। ठीक है, और जो मलेरिया रोग होता है एक जो मादा मच्छर होती हैं, ठीक है, उनके काटने से यहाँ पे ये होता है। इनका क्या नाम है, यहाँ पे एनोफिलीज मच्छर। ठीक है, एनोफिलीज। ठीक है, एनोफिलीज मच्छर के काटने से ये होता है। ठीक है, एनोफिलीज मच्छर। ठीक है, और यहाँ पे किसके कारण होता है मलेरिया, ये होता है आपका प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, इसको भी याद रखिए, प्रोटोजोआ के कारण होता है। और मादा मच्छर के यहाँ पे एनोफिलीज मच्छर जिसको बोलते हैं, इसके काटने से ये होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया कि केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में होगा। ठीक है, तो केल्विन से सेल्सियस में ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, के बराबर कितना होता है, ये आपका जो केल्विन है ये होता है 273 प्लस कितना होता है, टी डिग्री सेंटीग्रेड, जो भी आपका सेल्सियस पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि आपको दिए गए ताप में होगा अगर सेल्सियस पैमाने पर बदलने पर, सेल्सियस पे। तो यहाँ पे जब अगर आप टी डिग्री सेंटीग्रेड मतलब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 273 माइनस के। ठीक है, तो केल्विन को जो है 273 में से आपको घटाना होगा। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पूछ रहा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 273 घटाना। ठीक है, 273 यहाँ पे आपको घटाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वायवीय श्वसन क्या है। ठीक है, तो वायु श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है ये आपका क्या कहलाता है, वायवीय श्वसन। ठीक है, और ये कहाँ पे आपका जो है संपन्न होता है, ये आपका कोशिका द्रव्य में। ठीक है, कोशिका द्रव्य और किसमें होता है, कोशिका द्रव्य और आपका किसमें होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे कि कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न ये होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। तो वायवीय श्वसन क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है ये आपका होता है कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अगला होगा कि निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है। ठीक है, कौन सा रोग यहाँ पे होता है, विटामिन के। ठीक है, तो यहाँ पे रक्त के थक्के जमने की विफलता यहाँ पे विफलता होता है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। विटामिन के की वजह से क्या होता है, आपका जो है रक्त का थक्का बनना जो है यहाँ पे आपका कम हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से विटामिन के अगर आप लेते हैं तो थक्का आसानी से बनता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है, यहाँ पे रासायनिक नाम, ठीक है, ये क्या होता है आपका, ये होता है फिलोक्विनिन। ठीक है, ये होता है फिलोक्विनोन। ठीक है, फिलोक्विनोन होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये आपका होता है फिलोक्विनोन। ठीक है, इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन के का। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि NH3 में नाइट्रोजन की सांद्रता कितनी है। ठीक है,
तो संयोजकता के बारे में, बैलेंसी के बारे में हम पिछली क्लास में देखे थे। तो यहाँ पे NH3 में जो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसको हम आपको पहले भी बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटनाशक है, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कीटनाशक है तो DDT, TNT, ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये विस्फोटक होता है। TNT जो होता है, ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन जो होता है, ये आपका क्या होता है, विस्फोटक होता है, TNT। HCl है, उसके बाद से VCR है, ठीक है। ये जो आपका होता है DDT, ये क्या होता है आपका, ये होता है एक कीटनाशक, ठीक है। ये आपका कीटनाशक ये आपका होता है, ठीक है, DDT। और इसका जो पूर्ण रूप जो होता है, पूर्ण रूप क्या होता है, ये होता है आपका, इसको बोलते हैं डाइफ्लोरो, ठीक है। यहाँ पे D और T, ठीक है। तो ये आपका होता है डाइक्लोरो, ठीक है, ये होता है डाइक्लोरो, ठीक है। और ये क्या होता है आपका डाइफ्लोरो, ठीक है, डाइफ्लोरो ट्राई, यहाँ पे होता है डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो इथेन होता है, ठीक है, ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है, ये होता है आपका, ठीक है। इसका DDTA का पूर्ण रूप ये होता है, ठीक है। अब इसके बाद से ये हो जाएगा। और इसका जो खोज किसने किया था DDT का, ये इनका नाम था आपका पॉल मूलर, ठीक है, इनका नाम था पॉल मूलर, ठीक है, पॉल मूलर इनका खोज किए थे, ठीक है। और इसके बाद से इसका जो स्ट्रक्चर देखेंगे, संरचना, ठीक है। तो संरचना आपको किस तरह से होता है, ये देखिए इस तरह से होता है। आपका बेंजीन होता है, ठीक है, ये आपका बेंजीन होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका CH ये जुड़ा होता है, फिर से आपका क्या होगा, यहाँ से इस तरह से बेंजीन होगा, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से आपका Cl जुड़ा होता है, ठीक है, इससे आपका Cl जुड़ा होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये आपका CH है, इससे आप बोल CCl3 ये आपका जुड़ा होता है, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर है, ये छोड़ के यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका होता है, एक छोड़ के यहाँ पे होगा, फिर इसको छोड़ के, सॉरी देखिए यहाँ पे गलत तरीके से, ये आपका यहाँ पे एक बॉन्ड हो गया, इसको छोड़ के ये एक बॉन्ड यहाँ पे होगा, फिर इसको छोड़ के यहाँ पे एक बॉन्ड होगा, इसी तरह से आप इसको फिर यहाँ पे, फिर आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका स्ट्रक्चर होता है किसका, DDT का, ठीक है, DDT का यहाँ पे ये संरचना होता है, ठीक है। तो इतना सारा जो इन्फॉर्मेशन आपको याद रखेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा कीटनाशक DDT होता है, ये कीटनाशक है। पूर्ण रूप क्या होता है, DDT, ठीक है। इसका खोज किसने किया था, पॉल मूलर ने खोज किया था। इसको बोलते हैं डाइक्लोरो इथेन इसको बोलते हैं। स्ट्रक्चर आपका ये है, बेंजीन से क्लोरीन जुड़ा होता है यहाँ से, और ये आपका CH है, इससे CCl3 होता है, ये आपका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे अच्छे से याद रखिएगा। ये अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में मिलाया जाता है तो क्या होता है, ठीक है। तो जब भी आप लिटमस को बोरेक्स के विलयन मिलाएंगे तो ये आपका नीला हो जाता है, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीला, ठीक है, नीला हो जाएगा। और ये जो आपका बोरेक्स होता है, ये क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है, क्षारीय प्रकृति का, ठीक है। और इसका क्या होता है, आप जो pH वैल्यू कितना होता है, pH वैल्यू आपका होता है 8 होता है, ठीक है। और क्षारीय प्रकृति का होता है तो नीला हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है। तो यहाँ पे दांत की जो परत होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं, ठीक है। इनेमल जो है इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सबसे कठोर होता है, आपका दांत की जो परत होती है इनेमल, वो सबसे कठोर होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये जो है एक दूसरे से D दूरी पर स्थित M और M द्रव्यमान। देखिए, हम नेक्स्ट जो हम सेट किए थे उसमें आपका आया था, तो उसमें क्या पूछा था आपका कि जो आपका फोर्स होता है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण जो सिद्धांत है, ठीक है, उसके जो यहाँ पे मास, मान लीजिए M1 और M2 मास है यहाँ पे, तो इसके समानुपाती होगा अनुपाती, ठीक है। और इसके दूरी के क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो दूरी का क्या होता है, फोर्स 1/, ये होता है d², ठीक है। या इसको कैसे लिख सकते हैं, फोर्स जो है इसके व्युत्क्रमानुपाती 1/r² होगा, ठीक है। तो यहाँ पे m के द्रव्यमानुपाती दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो 1/, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका d², ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यहाँ पे 1/d² होता है, ठीक है। यहाँ पे और आप r ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका मास है, ये आपका कैपिटल M है, यहाँ पे आपका स्मॉल m, इसके बीच की दूरी चाहे आप r ले या d लेंगे, तो इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। और यहाँ पे मास से क्या होगा, समानुपाती अनुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाए, इसको कल हम देख चुके थे।
अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यदि 3 एम्पियर की धारा 1 मिनट के लिए प्रवाहित होती है तो इतने समय में कितना आवेश होगा। ठीक है, इसको पहले जो है ALP का जो हम देख रहे थे वहाँ पे, ठीक है, लोको पायलट के, तो वहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था आवेश जो होता है ये किसके बराबर होता है। जो आवेश होगा ये होता है I इंटू टी। ठीक है, यहाँ पे Q बराबर कितना होता है I इंटू टी ये होता है। तो जो आवेश होगा देखिए यहाँ पे आपको जो आपका धारा दिया गया कितना, I का वैल्यू कितना दिया गया है, ये दिया गया है 3 एम्पियर। ठीक है, और यहाँ पे टाइम कितना दिया गया है, ये दिया गया 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट टाइम दिया गया, तो इसको सेकेंड में कर लें। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। ठीक है, 60 सेकंड 1 मिनट में होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे ये हो जाएगा 60, तो आवेश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 यहाँ पे आपका आ जाएगा कूलाम। ठीक है, 180 कूलाम यहाँ पे आपका आवेश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जब देखेंगे यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको Q इक्वल्स टू I इंटू टी का फार्मूला लगा के आसानी से इसको निकाल सकते थे। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला है निमोनिया किस सूजन के कारण होता है। ठीक है, तो निमोनिया जो होता है किसके, फेफड़ा के सूजन के कारण होता है। ठीक है, जो फेफड़ा होता है इसके सूजन के कारण क्या होता है, यहाँ पे निमोनिया होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ये आपका जीवाणु या विषाणु के संक्रमण की वजह से होता है। जो निमोनिया होता है किसके जीवाणु होता है या विषाणु, यहाँ पे इसके संक्रमण के विषाणु होता है। ठीक है, जीवाणु या विषाणु के जो आपका संक्रमण होता है उसके कारण ये आपका होता है। ठीक है, निमोनिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि खाद्य डिब्बों पर टीन की कोटिंग की जाती है जस्ता की नहीं। ठीक है, जो खाद्य डिब्बा होता है, ठीक है, उस पर क्या किया जाता है, टीन की कोटिंग की जाती है जस्ता की नहीं। क्योंकि ज़्यादा क्या होता है, अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी देखें कि जस्ता जो होता है टीन से अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, जो जस्ता होता है वो क्या होता है, टीन से ज़्यादा अभिक्रियाशील होने की वजह से क्या किया जाता है, उस पर आपका टीन का जो है यहाँ पे कोटिंग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार, ठीक है, सीरीज में जोड़ा जाता है तो वे किससे जुड़े होते हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में आपको बताए थे कल, ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन बताए थे कि अगर मान लीजिए R इक्विवेलेंट निकालना है और कई सारे आपके जो है प्रतिरोध दिया गया है, जैसे मान लीजिए R1 है, R2 है, R3, तो इस तरह से इसको जोड़ेंगे। ठीक है, वही अगर समांतर होता तो 1/R इक्विवेलेंट यहाँ से इस तरह से निकालते 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, और प्लस 1/R3। ठीक है, ऐसे आपको जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पे जो आपको बोला है क्रमवार जोड़ा जाता है तो श्रेणी क्रम में हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहते हैं। ठीक है, तो दाता यहाँ पे क्या होता है, एक होता है सार्वभौमिक दाता, एक होता है आपका सार्वभौमिक ग्राही होता है। ठीक है, सार्वभौमिक यहाँ पे ग्राही होता है। ठीक है, तो ग्राही क्या होता है, ये आपका AB होता है, और दाता क्या होता है, O होता है। तो यहाँ पे दाता आपको पूछ रहा है तो ये क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ग्राही हो जाएगा AB। ठीक है, रक्त समूह। तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी होगा O। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी परमाणु के, ठीक है, किसके नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, जो मास नंबर होता है ये आपका होता है। तो द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है, यहाँ पे अगर आप निकालें यहाँ पे द्रव्यमान संख्या तो किसके बराबर होता है, ये प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या और प्लस क्या होता है यहाँ पे न्यूट्रॉनों की, यहाँ पे आपका न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपका होगा आंसर द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जुड़े 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधों का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी में क्या होता है, आर दोनों को जोड़ देंगे 9 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये हो जाएगा डी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्लास। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, और आपको कोई भी क्यूरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, सजेशन देना तो दे सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।